नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो से मैं अपने चैनल पर EBS MCQ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं पर्यावरण अध्ययन से। तो बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। पहला ऑप्शन 45 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन 55 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन 75 डेसिबल और चौथा ऑप्शन 90 डेसिबल। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें हर एक क्वेश्चन में, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 55 डेसिबल। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के हिसाब से 55 डेसिबल से ज़्यादा आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते रिहायशी इलाकों में। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा। तो इस तरह 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं 40 से अधिक क्वेश्चनों के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँगा इस वीडियो में। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है, तो डेसिबल द्वारा। जब ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सामान्य बातचीत में 35 से 60 डेसिबल और 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल, यही जो क्वेश्चन पूछा था वही है, 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में होनी चाहिए। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, BOD5 क्या है। ऑप्शन पहला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। चलो हम समझ लेते हैं कि ये BOD होता क्या है एक्चुअली। अब हम समझ लेते हैं कि ये जल प्रदूषण होता क्या है। तो जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा 1 लीटर में 8 मिलीग्राम से कम होती है तो उसे प्रदूषित जल कहते हैं, और 5 मिली पर लीटर से कम होती है तो उसमें अत्यंत प्रदूषण होता है। तो ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। जल में नाइट्रेट व फॉस्फेट कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से सूक्ष्म जीव एवं हानिकारक जीवों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जल है ना वो प्रदूषित होने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव अपघटन की क्रिया का उपयोग करके इसे दुर्गंध या सड़ा गले पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। यह संपूर्ण क्रिया जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है, इसे ही कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का बढ़ना जल प्रदूषण को दर्शाता है, घुलित ऑक्सीजन का घटना जल प्रदूषण को दर्शाता है। पीने योग्य जल में BOD का मान 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। तो ये होगा इसके कुछ फैक्ट। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, कौन सा रोग है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग, चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। आप ऑप्शन टिक करें। पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेट आप याद रख लीजिए, 3 दिसंबर 1984, ये तब यहाँ पर भोपाल में ये गैस कांड हुआ था। ये डेट भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के अलावा ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की घटना हाल फिलहाल में विशाखापट्टनम में भी हुई। वहाँ पर भी एक स्टायरिन गैस लीक हो गई थी, जिससे
बहुत सारे लोग प्रभावित थे। आगे चलते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, कौन निरूपित करता है? यहाँ पर निरूपण की बात की गई है। तो ऑप्शन पहला है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तीसरा है टोमोग्राफ और चौथा है पोलोग्राफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों की माप की जाती है। हम इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल पर हलचल पैदा हो जाती है तथा कंपन होने लगता है, जबकि समुद्री भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। ये भी याद रखिए कि समुद्री भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अंकन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भूकंप तरंगों की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा एवं भूकंपीय तरंगों की गहनता व जनधन की हानि का अध्ययन मार्केल स्केल पर किया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी में किया जाता है। अगला फैक्ट है, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं उसे भूकंपीय फोकस कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के अंदर 55 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से जब ये शुरू होता है, जब ये चारों तरफ फैलता है, तो ये जो पार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं भूकंपीय फोकस या मूल। और जहाँ पर जो ये अपना तल है भूपरपट्टी, वहाँ पर जो पहला बिंदु होता है जहाँ पर ये पहली तरंग पड़ती है उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। तो आप इसमें कंफ्यूज ना रहिएगा, जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप फोकस कहते हैं, और जहाँ पर पहली बार भूपटपट्टी पर जो भूकंप आता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। आगे चलते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पहला ऑप्शन पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, एंडल और जॉर्ज मिस्ट्रल। तो यहाँ पर जो अंटल होगा रोनाल्ड रोस। अब हम मलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया एक परजीवी द्वारा फैलता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। लेबरन ने परजीवी की खोज की थी। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तिल्ली और आरबीसी मनुष्य की। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी। तो ये होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप इस फैक्ट को भी याद रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा ऑप्शन मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, और चौथा ऑप्शन मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आंसर फर्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है जिससे उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो यहाँ पर यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला ऑप्शन ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा ऑप्शन ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। थर्ड ऑप्शन ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चौथा ऑप्शन ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय की वृष्टि में रहते हैं जिससे उनमें 365 दिन बर्फ पड़ी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर मानसून का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहाँ वनस्पति नहीं उगती है ठंड या बर्फ़ के कारण, और इसी कारण मौसम का प्रभाव भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि 24 घंटे ही वहाँ पर बर्फ़ रहती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरी खाद से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन
फसलों में कृमिनाशक डालना। दूसरा ऑप्शन लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। तीसरा ऑप्शन मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। और चौथा ऑप्शन फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेग्यूमिन्स पौधे की हरी फसल उगाना। लेग्यूमिन्स पौधों को हिंदी में फलीदार पौधे, हरे फलीदार पौधे कहते हैं। जैसे मटर हो गई, सोयाबीन हो गई या अन्य दालें होती हैं। इन पौधों में क्या होता है कि इनकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेता है, जिससे ज़मीन में ये फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। तो जैसे ही आप कोई फसल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, उसके बाद आप इन दलहन वाली फसलों को उगाते हैं, तो आप में की ज़मीन में जो पोषक तत्व नष्ट हो गए थे वो ये वापस कर देता है। तो इसीलिए इसे हरी खाद कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक का है, यहाँ पर जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन प्रोफेसर बीरबल साहनी को। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर SOP आयंगार को। और चौथा ऑप्शन डॉक्टर V कुरियन को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं व चावल फसलों को बढ़ाने में किया गया था। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। भारत, अब श्वेत क्रांति की भी बात कर लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। ये नाम भी याद रखें। दुग्ध उत्पादन को तीव्र करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इस क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, ऑपरेशन फ्लड। इसके लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय करनाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ओजोन, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओजोन। ओजोन हमारी किरणें हैं सूरज की, उससे रक्षा करती है हमारी। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। ओजोन परत एक छन्नी की तरह काम करती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। अगर ये किरणें धरातल पर पहुँच जाएँ तो तापमान में वृद्धि और चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह गैस, जो ओजोन गैस है, वो समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। ओजोन परत की क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में सहमति बनी। ओजोन परत की मोटाई को डप्सन इकाई से मापा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट बता दिए, आप भी ध्यान से देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वथन या उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। पहला ऑप्शन क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। और वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनन नहीं। जो अब वाष्पीकरण और क्वथनन में क्या अंतर है? क्वथनन मतलब उबालना। उबालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए कि मतलब 100 डिग्री पर उबल जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण, जैसे आप कपड़े अगर बाहर डाल रहे हैं तो वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, चाहे तापमान कितना भी हो, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो जाएगा। लेकिन जो क्वथनन है, जो उबालना है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15, एक पाशमीना शॉल लगभग फिल इन द ब्लैंक साधारण स्वेटरों के बराबर होता है तथा एक साधारण पाशमीना शॉल को बुनने हेतु फिल इन द ब्लैंक घंटों का समय लगता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, चुनिए। तो यहाँ पर ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, ये फेवरेट है उनका। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 6 स्वेटरों के बराबर और 250 घंटे लगते हैं इसको बुनने में। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। दूसरा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तीसरा, विशेष प्रकार के बने पोस्टर। और चौथा, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ये एक विशेष प्रकार की चित्रकला होती है जिसमें पिसे हुए चावलों का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन समुद्र, तीसरा ऑप्शन वन या चौथा ऑप्शन कृषि भूमि। तो यहाँ पर जो आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा वो है समुद्र है उदाहरण सबसे बड़ा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, प्रस्तर। तो यहाँ पर भी आंसर होगा तालाब, वही पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है क्योंकि वहाँ पर सारे जीव, अजैविक और जैविक घटक सारे उपलब्ध रहते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है एक्चुअली? तो सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं जिसमें अजैविक और जैविक घटकों परस्परिक संबंध होता है, तो उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन पुष्पों की खेती से, दूसरा बागवानी से, तीसरा सब्जियों की खेती से और चौथा ऑप्शन रेशम कीट पालन से। तो यहाँ पर जो सेरीकल्चर है वो संबंधित है रेशम कीट पालन से। अब बात करते हैं पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। पुष्पों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। आप इसे फूलों से आ सकते हैं फ्लावर, तो उसी टाइप से फ्लोरिकल्चर। बागवानी को तो आपको पता ही होगा हॉर्टिकल्चर। और तीसरा ऑप्शन जो है सब्जियों की खेती उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, लेरीकल्चर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन ए, बी, सी या के। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विटामिन के यानी ऑप्शन नंबर 4। और इसे बोलते हैं विटामिन के को नेप्थोक्यूनोन। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता। इसी प्रकार ए को क्या कहते हैं विटामिन ए को? इसको कहते हैं रेटिनॉल। इससे रतौंधी, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। बी को कहते हैं थाइमीन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक, इसकी कमी से एस्कर्बी रोग होता है। और ई है, इसके अलावा जो विटामिन ई है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और जो डी है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो ये यहाँ पर मैंने सारे विटामिन के बारे में बता दिया। तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो कैसा लगा आपको? प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो नए साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो के साथ में फिर से मिलता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो से जुड़ने के लिए।